रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम एंड 101.2 एफएम पर मैं हूं सुषमा आपके साथ। और बहुत ही विशेष कार्यक्रम आज, क्योंकि आज है एक विशेष दिन जिसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम और 101.2 एफएम, इन दोनों के माध्यम से आप हमें सुन सकेंगे। आज का ये विशेष कार्यक्रम ज्योतिबा फुले जयंती। जी हाँ, इस विशेष अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास बातचीत। और इसमें हमारे खास मेहमान कौन हैं, उनके बारे में बताने से पहले मैं बात करना चाहूंगी महात्मा ज्योतिबा फुले के अनमोल वचन की, जिन्होंने कहा था कि सच्ची शिक्षा दूसरों को सशक्त बनाने और दुनिया को थोड़ा बेहतर छोड़ने का प्रतीक है, जो हमने पाया है। और आज एक खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर एमएल छीपा, वाइस चांसलर अटल बिहारी हिंदी यूनिवर्सिटी, XVC महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अजमेर। और हमारे साथ हैं शिव प्रसाद जी, शिक्षाविद, और आप हैं विद्या भारती संस्थान जयपुर से जुड़े हुए। ज्योतिराव गोविंदराम फूले, जिन्होंने गरीबों, महिलाओं, पिछड़े वर्ग के उत्थान तथा सामाजिक जड़ताओं और कुरीतियों से दूर करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। और उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने उस वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश की जिनके बारे में कोई सोचता नहीं था। तो एक तरह से समाज सेवक और समाज सुधारक की जो पद है वो उन्हें दिया गया। आज जो विशेष हमारा विषय है वो है शिक्षा द्वारा जीवन मूल्यों का संवर्धन, ज्योतिबा फुले जयंती पर ये विशेष कार्यक्रम। और बात जब शिक्षा की होती है और जब उनसे जुड़े हुए जीवन मूल्यों की होती है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्या है वो जीवन मूल्य जो हमारे समाज को सशक्त बनाते हैं, समाज को इस तरह का स्वरूप देते हैं जो रहने लायक हो। आपसे शुरू करते हैं सर। जीवन मूल्यों की जब चर्चा होती है तो सहज रूप से अपने देश के उन सांस्कृतिक मूल्यों की ओर हमारी दृष्टि जाती है जो व्यक्ति के जीवन में स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। त्याग, सेवा, समर्पण, संवेदनशीलता, समरसता, दया भाव, कर्तव्य बोध, परिश्रम का भाव, समाज के लिए जीना, ये सहज स्वाभाविक वो मूल्य हैं जो मानव के जीवन में होने ही चाहिए। हम सब जानते हैं कि हमने वो एक श्लोक सुना है जिसमें और धर्म के 10 लक्षण आए हैं। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षण। अगर जीवन में ये नहीं है तो फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? इसलिए स्वाभाविक रूप से ये मूल्य शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में और आचरित होने चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब ने अभी सही कहा है कि बिना जीवन मूल्यों के जीवन बेकार है। और एक समाज में जो युवा पीढ़ी को जो दिशा देनी है उसके लिए बहुत ही आवश्यक है जी। हमारे प्राचीन समय में कहा जाता था कि सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता दया सखा, शांति पत्नी क्षमा पुत्र, सड़े ते मम बंध बांधवा। मतलब केवल जीवन में इन 6 बातों को उतार लें तो जीवन अनुशासित होगा, बच्चे संस्कारवान होंगे और देश और समाज एक सही दिशा पर चलेगा जी। इसलिए हमें जो न्यूनतम जीवन मूल्यों की, जिसकी भाई साहब ने भी चर्चा की है, वो हमें विद्यार्थियों को, हमारे युवाओं को, हमारे घरों में सब में दिया जाना चाहिए जी। बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा जिसे सभी समाज सुधारकों ने एक विशेष स्थान दिया और सबने ये बात को माना है कि शिक्षा के बिना पशु और मनुष्य में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन आजकल जब हम आज की सिनेरियो पे नजर डालते हैं तो ये देखते हैं कि रोजगार पाने के हिसाब से शिक्षा दी जा रही है। मतलब जो माता पिता हैं वो भी बच्चे को कहते हैं कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या अलग अलग जो भी करियर की संभावनाएं होती हैं उसके हिसाब से आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है, और इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। तो क्या आप मानते हैं आपकी आज जो शिक्षा दी जा रही है वो हमें सही दिशा में ले जा रही है, या कहीं ना कहीं जो कमी है वो अखर रही है? क्या है वो कमियां, किस तरह से आप उन्हें चिन्हित करना चाहेंगे? वस्तुतः अपने देश की शिक्षा एक व्यक्ति को शून्य से शंकर बनाने वाली शिक्षा थी।
भारत की शिक्षा कभी भी रोजगार परक नहीं रही। रोजगार तो शिक्षा का एक द्वितीय और जिसको कहेंगे सेकंड पैरामीटर कह सकते हैं हम। नंबर एक पैरामीटर शिक्षा का हम कह सकते हैं व्यक्ति को शिखर तक पहुंचाना। शिखर का अर्थ है व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं, परमार्थ के लिए जिए। अपने यहाँ पर कहा है सा विद्या या विमुक्तये। शिक्षा वो है, विद्या वो है जो आदमी को विमुक्ति की ओर ले जाती है। विमुक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, पलायन करना नहीं है। विमुक्ति का अर्थ है दुर्गुणों से विमुक्ति, विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे शूद्र स्वार्थों से विमुक्ति। तो इस प्रकार जब व्यक्ति और इन छोटे स्वार्थों से ऊपर उठ के सोचने लगता है तो शिक्षा का वस्तु तो जो स्वरूप सामने आता है वही वास्तव में शिक्षा है। शिक्षा रोजगार तो अपने आप मिलेगा, रोजगार कोई और केवल शिक्षा के ऊपर नहीं है। शिक्षा तो निश्चित रूप से रोजगार दिलाती ही है, क्योंकि अपने यहाँ पर पहले भी केवल शिक्षा रोजगार के लिए नहीं दी जाती थी, तो रोजगार तो मिलता ही था व्यक्ति की क्षमता गुणवत्ता के आधार पर। इसलिए रोजगार के लिए शिक्षा, ये शिक्षा का स्वरूप विकृत हो गया है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल शिव प्रसाद जी। और ML छीपा साहब, क्या कहेंगे आप कि पुराने वक्त में जब हम अपनी संस्कृति की ओर मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे, या वो वक्त याद करें जब बच्चों को दूर भेजा जाता था, आश्रम नुमा हमारी विद्यालय होते थे एक तरह से, जहाँ हर तरह की शिक्षा दी जाती थी, और उसमें मॉरल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे ख़ास तौर पर बच्चों को पढ़ाया जाता था विभिन्न उदाहरणों के साथ, और वो एक व्यक्तित्व को निखारने में बहुत मदद करता था। तो हमने अपने उन संस्कृति वाले जो हमारे आश्रम या इस तरह की जगह थे बने हुए थे उनको तो छोड़ दिया या भूल गए, और हम पाश्चात्य संस्कृति की उसका पीछा करते करते आज इस स्तर पर पहुंच गए हैं। देखिए, भारत विश्वगुरु था, और विश्वगुरु की दृष्टि से दुनिया के तमाम देशों से लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत आते थे। भारत में उस समय बहुत उच्च किस्म के विश्वविद्यालय हुआ करते थे, और गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही सुदृढ़ थी। जैसा अभी भाई साहब ने बताया कि रोजगार तो अपने आप आता था। जो शिक्षा का उद्देश्य था वो विष्णु पुराण में जैसा कहा गया है, तत्कर्म यन्य बंधाए सा विद्या या विमुक्ते आया साया परम कर्म विद्या न्यास शिल्प निपुणम। अर्थात कर्म वही है जो बंधनों से मुक्त करे, विद्या वही है जो मुक्ति का मार्ग दिखाए, इसके अतिरिक्त जो भी काम है वे सब निपुणता देने वाले हैं। तो इस तरह से क्योंकि भारत पर करीब 900 वर्षों का गुलामी का राज रहा, और ख़ासतौर से जो ब्रिटिश पीरियड में जो शिक्षा रही उसमें मैकाले की शिक्षा व्यवस्था के कारण जो सोचने का कंसेप्ट बदल गया, और अब मनुष्य को एक आर्थिक मनुष्य के रूप में परोसा जाने लगा कि केवल मनुष्य का उद्देश्य पैसा कमाना है और इसके अलावा कुछ नहीं है। जबकि भारत में एक इंटीग्रल मैन, एकात्म मानव की दृष्टि से सोचा जाता था। मनुष्य का सभी दृष्टि से विकास, उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक। विवेकानंद जी ने भी कहा कि भाई समग्र विकास होना चाहिए, ये शिक्षा का। तो फूले जी, ज्योतिराव फूले ने शिक्षा को यद्यपि सामाजिक न्याय और सामाजिक क्रांति का एक उपकरण के रूप में देखा है। तो ये सही है कि शिक्षा से रोजगार की प्राप्ति तो होगी, लेकिन यही अकेला उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य मनुष्य को समग्र रूप से उसके सभी पूर्ण विकास करना है। बिल्कुल, ताकि उसका व्यक्तित्व जो है निखर कर सामने आए और वो सही मार्ग की ओर बढ़े। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आज महात्मा ज्योतिराव फुले जयंती के अवसर पर ये विशेष कार्यक्रम शिक्षा द्वारा जीवन मूल्यों का विकास। मिलते हैं आपसे एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे,
के जहां में ख्वाबों के परिंदे, ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ। खुली है जो पर कहीं ये नजर, लगता है अब है जाके हम, फिक्रें जो थी पीछे रह गई, निकले उनसे आगे हम। हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी, ओहो अब तो जो भी हो सो। जहां में ख्वाबों के परिंदे, ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ। किसी ने छुआ तो ये हुआ, फिरते हैं महके महके हम, हुई है कई बातें नहीं जब है ऐसे बहके हम। तो श्रोताओं, सुन रहे हैं आप ये विशेष कार्यक्रम शिक्षा द्वारा जीवन मूल्यों का विकास। हमारे साथ हैं शिव प्रसाद जी और प्रोफेसर ML छीपा जी, और बात हो रही है शिक्षा की, किस तरह ये बदलाव ला सकता है आपके व्यक्तित्व में, आपके जीवन में। सर, आज का जब वक्त देखते हैं तो समाज एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। बहुत तेज़ी से ये परिवर्तन आया है, बहुत कुछ बहुत तेज़ी से बदल रहा है। हमारी संस्कृति से जुड़ाव की हम बात करते हैं, जीवन मूल्यों की अब बात करते हैं, लेकिन आसपास नज़र मारते हैं तो इनमें कमी नज़र आती है। कहीं आपको ऐसा व्यक्तित्व बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है जो पूर्णतया इन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करके चलता हो। किस प्रकार आप इस स्थिति को देखते हैं शिव प्रसाद जी? मूलतः स्वतंत्रता के बाद में और विशेष रूप से पिछले लगभग 40 वर्षों से अपने देश में शिक्षा ने गलत दिशा ले ली। जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया था, 1835 में अंग्रेज भारत में इंडियन एजुकेशन एक्ट लेके आए जी। मेरा विश्वास है कि हम सब जानते भी हैं कि इस देश में 4.5 लाख से ज्यादा गुरुकुल हुआ करते थे, और उन गुरुकुलों के अंदर जीवन मूल्यों की और व्यक्ति अपने जीवन में समर्थ कैसे बने ये पूरी शिक्षा दी जाती थी। और एक लंबे संघर्ष के बाद में भी हमने अपने सत्व को खोया नहीं, इसलिए अंग्रेज ने बहुत कैलकुलेटिव तरीके से अपने देश में समाज में भ्रम अवस्था निर्माण की और ये बताया कि अंग्रेजी के बिना व्यक्ति का जीवन बनेगा नहीं, और इसीलिए समाज में एक बहुत गलत का, मैं उसको कह सकता हूँ, विमर्श तैयार हो गया, नैरेटिव सेट हो गया कि अंग्रेजी पढ़ेंगे तो व्यक्ति और जीवन में शिखर पे पहुंचेगा जी। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अंग्रेजी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है, पर अंग्रेजी से ही जीवन में आदमी आगे बढ़ेगा, ये एकदम गलत नैरेटिव सेट किया हुआ है। और इसीलिए आज हमें विचार ये करना है कि व्यक्ति की अंदर की क्षमताओं को बाहर कैसे निकालें। जैसे पूज्य विवेकानंद जी ने कहा कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णत्व का साक्षात्कार करवाना ही शिक्षा है। मैनिफेस्टेशन और परफेक्शन ऑलरेडी इन ए मैन इज एजुकेशन। क्या अंग्रेजी माध्यम से छोटे शिशु को पढ़ा करके ये संभव है? इसीलिए मैंने निवेदन किया कि वास्तव में शिक्षा गलत दिशा पे जा रही है। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस प्रकार का विषय आया है, मेरा पूरा विश्वास है अगर ये शिक्षा नीति ठीक प्रकार से एग्जीक्यूट हुई, लागू हुई,
तो निश्चित रूप से अपने देश की शिक्षा का स्वरूप सही दिशा में जाएगा जी। और वो मूल्यों से युक्त भी होगा, रोजगार युक्त भी होगा और इस देश के लिए जीने वाला एक श्रेष्ठ नागरिक भी खड़ा होगा। ऐसा मैं विश्वास के साथ निवेदन कर सकता हूँ। बिल्कुल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा को महत्व भी दिया गया है और शिक्षा जो है अगर मातृभाषा में दी जाए, हम बाहर के देशों में भी देखते हैं, यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी हैं अपने अपने देश की भाषा का ही इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। तो भाषा को महत्व देना ये हमें बचपन से सीखना पड़ेगा, जबकि बचपन से हम क्योंकि कॉन्वेंट में जाते हैं, अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो ये समझा दिया जाता है कि अगर अंग्रेज़ी नहीं बोलेंगे तो आप में कोई कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, शिक्षा का सही उद्देश्य तथ्यों का नहीं बल्कि मूल्यों का ज्ञान होता है। तो मूल्यों की बात यहाँ हम करें, आपको क्या लगता है कि जो पारिवारिक माहौल आज बच्चों को मिल रहा है उसमें इन मूल्यों का संवर्धन हो पाया है या हो पा रहा है? कहाँ तक एक परिवार भी जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, इन परिस्थितियों के लिए परिवार पूरी तरह से जिम्मेवार है। पहले परिवार में जो संयुक्त परिवार प्रथा थी उसकी वजह से बच्चों का लालन पालन, शिक्षा, संस्कार ये अपने आप ही दादा दादी के द्वारा हो जाते थे। लेकिन चूंकि आजकल बच्चों का नौकरी की तरफ आकर्षित होने की वजह से और उसमें भी पति और पत्नी दोनों का नौकरी पर जाना बच्चों की बड़ी उपेक्षा होती है। और चूंकि जो माता पिता हैं उनका लगाव अपनी मातृभूमि से, अपने घर से होता है, जो उनके बच्चे हैं वो नौकरी उस स्थान से बाहर करते हैं। ऐसी स्थिति में वो माता पिता उनके साथ रह नहीं पाते और उनको बच्चों को पालने में भी दिक्कत होती है और उनमें उनकी जो भी संस्कार है वो आया के द्वारा, सर्वेंट के द्वारा दी जाती है जी। तो इस वजह से परिवारों, ये जो एकल परिवार व्यवस्था जो चली है उसकी वजह से आज बच्चों में संस्कार नहीं जा पाते। और जो पहले कहा जाता था कि परिवार प्रथम पाठशाला है, तो वो बच्चों को उसका ज्ञान, वो संस्कार मिल ही नहीं पाते। बिल्कुल, जो उनकी पहली पाठशाला थी वो कहीं खो गई है। और उसमें भी पूरी की मैं बताऊं आपको कि ऐसे कई स्टडीज हुई हैं जी। और उसमें जो बच्चे को संस्कार है वो गर्भ से मिलते थे और इसलिए मातृभाषा में जो शिक्षा दिया जाना बहुत ही अनिवार्य है। बिल्कुल, अभिमन्यु का हम ये उदाहरण पढ़ते हैं जी। अभिमन्यु का तो एक उदाहरण है जी। आप रावण का उदाहरण दीजिए, उसकी माँ और उसके पिता का संवाद पढ़िए तो गर्भ संस्कार वो कुसंस्कार गर्भ गलत समय पर हुआ। हमारे यहाँ जो बच्चा है वो बाई चॉइस होता था, ना कि बाई चांस, जबकि आजकल बच्चे बाई चांस हो रहे हैं, बाई चॉइस है ही नहीं। नव दंपति को फुर्सत ही नहीं मिलती इस तरह के सोचने की। इसलिए जो संस्कार मिलनी चाहिए वो बच्चों को नहीं मिल पाते और इसके पीछे जैसा भाई साहब ने बताया कि मेकाले की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। उन्होंने सोचा ही ये था कि हम इस देश को जब तक इसकी रीढ़ को नहीं तोड़ देंगे जी, जब तक इनकी संस्कृति को, इनकी शिक्षा से इनका ध्यान डाइवर्ट नहीं कर देंगे, तब तक इन पर हम परमानेंट रूप से भी शासन नहीं कर सकते। और इसलिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को चुना और शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सारी जो प्राचीन व्यवस्था थी उसको हटाया और अपनी शिक्षा ने, पहले हमारे यहाँ जो गुरु है उसका दर्जा राजा से बड़ा हुआ करता था। राजा अगर गुरुकुल में एंटर करता था तो मुकुट बाहर उतार कर जाता था। वहाँ पर अमीर और गरीब दोनों बच्चे एक साथ पढ़ते थे। एक प्रकार से जो समावेशी शिक्षा का एक अच्छा मॉडल हमारे पास था। इसलिए निश्चित रूप से यदि हमें बढ़ना है तो हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। बिल्कुल। तो श्रोताओं, मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद।
लिए सपने निगाहों में, चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में, चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौ दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौ दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। आप सुन रहे हैं ये विशेष कार्यक्रम शिक्षा द्वारा जीवन मूल्यों का विकास, और इस वक्त टेलीफोन लाइन के माध्यम से हमसे जुड़े हैं अतुल कोठारी जी, राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के अंतर्गत आप कार्यभार संभाल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी अतुल जी, बात हो रही है शिक्षा द्वारा जीवन मूल्यों के विकास की, इसके संवर्धन की। क्या मानते हैं आप कि आज समाज को इन जिन मूल्यों की आवश्यकता है वो बहुत कम व्यक्तित्व में नज़र आता है, और जो मूल्यों में कमी देखी जा रही है समाज में, उसका कारण क्या है? किस तरह से इसमें बदलाव लाना चाहिए? महर्षि अरविंद ने कहा था कि शिक्षा में जब से जीवन मूल्यों से बिछो हो गया जी, तब से देश की व्यवस्था में मूल्यों का ह्रास हो गया और देश में इस कारण से भ्रष्टाचार बढ़ता गया जी। तो मूल कारण है कि शिक्षा में जब तक मूल्यों का समावेश नहीं होगा तब तक फिर वो आगे बात नहीं होगी। तो आज सारी समस्याओं की जड़ वहाँ है। इसलिए शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश करना चाहिए। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उन्होंने भी इसी बात को दोहराया है। तो जी, और दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि प्राचीन समय में भारतीय शिक्षण संस्थान विश्व में सर्वोच्च स्थान पर थे, किंतु वर्तमान में विश्व के मानचित्र पर भारतीय संस्थान पिछड़ रहे हैं। आप क्या मानते हैं, इसके लिए क्या सुधार अपेक्षित है, क्या वजह है इसकी? ऐसा है ना कि हम हमारी भारतीय जो बातें सारी भूल गए। तो भारतीय शिक्षा की जो मूलभूत सिद्धांत है उसको आधार बनाते हुए आज की आधुनिक आवश्यकता के अनुसार एक नई शिक्षा व्यवस्था देनी पड़ेगी। तो इसमें मूल बात है कि जो हमारा प्राचीन ज्ञान है, भारतीय ज्ञान जी, इसका समावेश करना चाहिए। आज हमारी शिक्षा व्यवहारिक नहीं है, तो शिक्षा में व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी लाने की आवश्यकता है। साथ साथ एक शिक्षा परिसरों का जो एक शैक्षिक वातावरण होना चाहिए अकादमिक, वो भी आज नहीं है। हम कहते हैं कि दुनिया के 200 विश्वविद्यालय में हमारा एक भी नहीं आता है, परंतु 200 विश्वविद्यालय में कैसे काम होता है इसकी चर्चा नहीं करते हम लोग। वहाँ जो देश दुनिया के श्रेष्ठ विश्वविद्यालय उसमें 24 घंटे विश्वविद्यालय चलता रहता है जी। हमारे यहाँ 4 बजे विश्वविद्यालय खाली हो जाते हैं। तो ये जो कुछ प्रमुख आधारभूत बातें हैं, इनका हम लागू करेंगे, क्रियान्वित करेंगे, तो फिर से हमारी शिक्षा वैसी हो सकती है प्राचीन भारत में थी ऐसी। बिल्कुल, और इसके लिए बहुत बड़ा बदलाव जो लाने की संभावना है उस पर हमें ध्यान देना होगा, उसी को सोचना होगा। हमारे साथ इस वक्त शिव प्रसाद जी भी मौजूद हैं स्टूडियो में, और प्रोफेसर ML छीपा जी भी। आप कुछ जानना चाहेंगे अतुल जी से? मातृभाषा विषय के शिक्षण को लेकर के आपका क्या मत है माननीय भाई साहब? हाँ बिल्कुल, जो अभी प्रश्न बहन जी ने पूछा था, इसमें एक महत्वपूर्ण कारण ये कि जब हमारी शिक्षा दुनिया में श्रेष्ठ थी और दुनिया भर से छात्र पढ़ाई करने के लिए भारत आते थे, तब इंग्लिश में शिक्षा नहीं थी।
तब संस्कृत में ही शिक्षा थी। हम्म, तो शिक्षा की गुणवत्ता पर विचार करना, इंग्लिश विषय का कोई विरोध नहीं है, परंतु दुनिया का जो जितना सर्वे, अध्ययन, रिसर्च हुए हैं भाषा संदर्भ में, हम्म, सबका निष्कर्ष एक ही है कि शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। हम जी। कहते हैं नहीं, इंग्लिश में पढ़ाओ बच्चों को, हम्म, तो फिर इसका दुष्परिणाम वो भुगत रहे हैं। तो बिल्कुल। हमारे बच्चे 10 भाषाएं सीखे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शिक्षा का माध्यम ये मातृभाषा ही होना चाहिए, जो पूरे दुनिया भर में हुई है। जी अतुल जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपने इस चर्चा में शामिल होकर। बहुत सम्मान यहाँ पर आपके लिए हम हमारे दिल में। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। शुक्रिया। तो बात जब शिक्षा की हो रही है, एक बहुत बड़ा कारण इन्होंने भी बताया कि मातृभाषा को हम भूलते जा रहे हैं। शिक्षा में मूल्यों की कमी के कारण विभिन्न समस्याएं जो हैं वो सृजित हो जाती हैं। सामाजिक समस्याओं की बात करें तो समाज में भेदभाव, ऊंच नीच, मतलब ये जो कारण है ये मूल्य विहीन शिक्षा की ओर ही इशारा करते हैं, जिसके लिए ज्योति राव फूले ने बहुत हम मतलब सभी को एक सोच बदलने की दिशा में बहुत बड़ा काम किया। क्या मानते हैं आप, महात्मा फूले ने भी समाज में जो व्याप्त असमानता थी उसको मिटाने के लिए जो ताउम्र संघर्ष किया, असमानता को मिटाने के लिए शिक्षा का माध्यम जो है वो बहुत बड़ा माध्यम है। क्या प्रयास शिक्षा द्वारा हो सकता है? सही शिक्षा हो तो हम एक दूसरे के बीच में ये जो भेद करते हैं वो ना करें। ये जो अंग्रेजी शिक्षा वाला विषय है, जैसा अभी माननीय अतुल कोठारी जी ने कहा, हम अंग्रेजी के बिल्कुल विरोधी नहीं है, पर जो सैद्धांतिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक नहीं है कि बिल्कुल उस उम्र में जब बालक अपनी मातृभाषा भी ठीक प्रकार से नहीं बोल पाता है, विषय को ग्रहण नहीं कर पाता है, उस उम्र में बच्चे पर अंग्रेजी लाद दी जाती है। तो ये एक तो बहुत बालक के विकास के लिए ठीक नहीं है। दूसरा, मैं पूज्य विनोबा भावे जी को भी पढ़ रहा था। अच्छा। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि अंग्रेजी माध्यम की जो शिक्षा है वो समाज में भेद की दीवार खड़ी करती है। एक बालक जो बड़े कॉन्वेंट विद्यालय में या किसी बड़े पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, उस बालक के हृदय में कभी भी अपने समाज का जो दीन दुखी वर्ग है, जो हमारे समाज का जो शोषित वर्ग है, उसके प्रति संवेदनाएं जगती ही नहीं है। बिल्कुल, वो अपने आप को बिल्कुल अलग महसूस करता है। और फिर क्षमा करना, मैं थोड़ी कड़वी बात बोल रहा हूँ, वो टाई लगा करके, उस प्रकार के कपड़े पहन करके, एसी बस में बैठ करके अपने को ऐसा लगने लगता है जैसे आज ही वो कलेक्टर बन गया, या माँ उसकी सोचती है कि मेरा बेटा जिस दिन घर से और ऐसे किसी विद्यालय में जाएगा वो सीधा कलेक्टर बन के आएगा। हमारा मानना है कि वास्तव में बच्चे को अगर ठीक प्रकार से समरसता युक्त बनाना है, भेदभाव मुक्त बनाना है, तो बालक की प्रारंभिक शिक्षा विशेष रूप से उसको समाज के सर्वसामान्य वर्ग के बीच में दिलानी चाहिए जी। जितना बड़ा व्यक्ति है, मुझे कई बार कष्ट भी होता है, बड़े बड़े नेता जो भाषण कुछ देते हैं और उनके स्वयं की संतानें बड़े बड़े और कॉन्वेंट में पढ़ रही है और मंच में जाके समरसता की बात बोलते हैं। अरे भाई, आप अपने बच्चे को तो सही दिशा में ले जाओ जी। वो बच्चा ही बड़ा हो गया, उनका नहीं रहता है। मैं क्षमा करना, आज की मिनिस्ट्री के लोगों के नाम भी बता सकता हूँ। तो मैं कोई मतलब ऐसी बात नहीं करना चाहता है। एक तरफ तो श्रद्धेय मोदी जी हैं और दूसरी तरफ उनके साथ काम करने वाले लोगों को ही देख लीजिए आप। तो मैं उनके आज नेगेटिव बातें बोलने के लिए नहीं आया हूँ स्टूडियो में, पर समाज में अगर समरसता, संवेदनशीलता, पवित्रता जगानी है तो सामान्य वर्ग के बीच में हमको बैठाना पड़ेगा, सामान्य वर्ग में जाके सहज रूप से रहना पड़ेगा, तभी ये भेदभाव खत्म होगा। पूज्य ज्योतिराव फूले जी ने जो समाज में भीषण संघर्ष किया, इवन उनको घर से निकाल दिया माताजी पिताजी ने, उन्होंने घर से निकलना स्वीकार किया, परंतु उन्होंने जो विद्यालय चलाया था मातृशक्ति के लिए, माताओं के लिए, वो विद्यालय अनवरत चलाया और उस विद्यालय में पहली शिक्षिका के रूप में उन्होंने अपनी पत्नी श्रद्धेय सावित्रीबाई फूले जी को नियुक्त किया, जो खुद पढ़ी हुई नहीं थी जी। उनको पढ़ा करके वहां एज ए शिक्षिका लगाया। कितना महान कार्य उन्होंने किया। मैं समझता हूँ इसीलिए वो महात्मा के
और रूप में प्रतिष्ठित करने योग्य ही है, जी उन्हें सत सत नमन करना चाहिए। बिल्कुल, हमारा नमन आज के इस विशेष दिन पर। अभी आपने बहुत अच्छी बात करी कि उदाहरण के द्वारा ही हम समझा सकते हैं। तो एक वाकया याद आया मुझे कि एक बार एक शिक्षक बच्चों को क्रोध न करने की शिक्षा दे रहे थे और उन्होंने बच्चों को लिखवाया कि क्रोध मत कर, इस पाठ को आपको याद करके आना है। तो अगले दिन सभी बच्चों ने ये पाठ सुना दिया, लेकिन एक छात्र उसने नहीं सुनाया। इस तरह से 3-4 दिन तक ऐसा हुआ, लेकिन वो जो छात्र था उसने उस पाठ को याद नहीं किया, ना सुनाया। तो अंततः शिक्षक ने क्रोधित होकर उस छात्र को पीटना शुरू कर दिया। अब वो पीट रहा था छात्र को, लेकिन छात्र मुस्कुरा रहा था। शिक्षक ने पूछा कि भाई तुम पिटे जाने पर भी मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो बालक ने बहुत ही सहज मन से कहा कि गुरुजी, क्योंकि अब मैंने आपका दिया हुआ पाठ सीख लिया है। तो जब तक उदाहरण सामने नहीं आएगा या उस चीज़ को आप एहसास के रूप में महसूस नहीं कर पाओगे, वो चीज़ शायद आप सीख नहीं पाते। इसीलिए बचपन में जो चीज़ें होती हैं वो आज तक हमें याद रहती हैं। हमारे बचपन में जो कुछ हमारे साथ वाक़यात गुजरे होते हैं और वो दिल को छूने वाले वाक़यात होते हैं, या वो गुरुजी जिनसे हम इस तरह की शिक्षा ले हुए होते हैं, वो आज तक हमें याद हैं, लेकिन बाकी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो छिपा जी, बात हिंदी की हो रही थी, तो उस पर आते हैं। हिंदी को रोज़गार परक रूप में नहीं देखा जाता है, इसके क्या कारण है और किस तरह इस सोच में बदलाव लाया जा सकता है कि अगर हिंदी हम जानते हैं तो आपके लिए रोज़गार के अलग अलग जो आयाम हैं वो खुले हुए हैं? देखिए, ये जो प्रश्न है वो कुछ इस तरह से पूछा जा रहा है जैसे हिंदी रोज़गार क्रिएट करती नहीं है। जी, आप ये ध्यान रखिए, आजकल जो रोज़गार का जो कंसेप्ट है उसका मतलब ये हो गया कि नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। नौकरी मिल रही है तो रोजगार है, नौकरी नहीं मिल रही है तो रोजगार नहीं है। जबकि वास्तव में आप रोजगार का सही अर्थों में विश्लेषण करें तो रोजगार तो हिंदी ही दे रही है। आज भारत में 2 तरह के क्षेत्र हैं, एक संगठित क्षेत्र है, एक असंगठित क्षेत्र है। संगठित क्षेत्र जिसमें सरकारी नौकरियां, कंपनीज जो एक नियम व्यवस्था से चलते हैं वो हैं, और ये भारत में 5-6% से ज़्यादा नौकरी नहीं देती, ज़्यादा रोजगार नहीं देता। ये तो हमारा जो असंगठित क्षेत्र है तो 94-95% तो रोजगार हिंदी से ही मिलता है। और आज आप देख रहे हैं कि जिस नौकरियों की रोजगार की आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये सब वो अंग्रेजी माध्यम से पढ़कर आते हैं। लेकिन अपने रोजगार की दृष्टि से उन्हें कह दीजिए कि आप अपने रोगी से अंग्रेजी में बात करके और फीस ले लें जी। आप जो इंजीनियर्स हैं वो पढ़कर तो अंग्रेजी में आते हैं, लेकिन अपने मजदूरों से वो अंग्रेजी में बात करके काम कर लें। तो ये जो हिंदी है, हिंदी या जो मातृभाषा है हमारी, वो सब रोजगार क्रिएट करती हैं। अब जहाँ नौकरी का, अगर यदि हम हिंदी को रोजगार से कहते हैं भाई नौकरी मिल रही नहीं मिल रही, तो आज पिछले अगर 5 साल का आप डेटा उठाकर देखें तो आपको पता लगेगा कि हिंदी हर क्षेत्र में बढ़ रही है। सोशल मीडिया की भाषा हिंदी हो रही है जी। और ये बड़ी बड़ी कंपनीज अब गांव में अपने प्रोडक्ट उतार रही है तो वो हिंदी के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से जा रही है। अब उनका कोई भी जो एजेंट है वो घर पर जाकर अंग्रेजी में बात नहीं करता, बल्कि वो हिंदी में बात करता है। इसलिए हमें रोजगार का सही अर्थों में अर्थ देखें कि क्या ये मातृभाषाएं भारत में आजीविका प्रदान कर रही है कि नहीं कर रही है। ये 100% सही है कि आजीविका भारत में हमारी मातृभाषाओं से ही मिल रही है। हमारी हिंदी, जो हिंदी बेल्ट है वहाँ हिंदी से मिल रही है, और इसलिए इसमें और कुछ करने की जरूरत है। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में मेडिकल शिक्षा हिंदी में कैसे हो, अभियांत्रिकी शिक्षा हिंदी में कैसे हो, इसके लिए काम शुरू किया और आज परिणाम आने लगे। अब बच्चे सोचने लगे कि हाँ, हम हिंदी में पढ़कर भी डॉक्टर बन सकते हैं, हम हिंदी में पढ़कर भी इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए ऐसा था कि पुस्तकें अवेलेबल नहीं होती थी, तो शायद इसलिए उनकी मजबूरी थी कि नहीं उसी भाषा में हमको पढ़ना है। देखिए, किसी भाषा को प्रतिष्ठित करना पहला काम है। बात जो पुस्तकें वगैरह ये तो बाद में हो जाती हैं। अटल जी एक बार बड़े विनोद के भाव में कहते हैं कि यदि आपको किसी को तैराना सिखाना है तो उसको आपको तालाब में डालना ही पड़ेगा जी। ऐसा नहीं कि बिना तालाब में डाले वो तैयार हो जाएगा, तैयारक बन जाएगा।
इसलिए हमें पहले हिंदी शुरू करनी पड़ेगी, किताबें सही ये अपने आप आ जाएगी। इजराइल जैसे देश ने हिब्रू जो कब्र में चली गई थी भाषा, उसको खड़ा कर दिया। आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हाँ कल से सारा काम हिंदी होगा। सरकारी कामकाज है वो हिंदी में क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नोट शीट मतलब जो भी अधिकारी है उसको तुरंत रिजेक्ट करनी चाहिए, नहीं हिंदी में लिख कर लाइए। हमने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में, अटल बिहारी वाजपेयी में, सब कुछ हिंदी में और एक अच्छा वातावरण बन रहा है। तो हमें अपने कार्यालयों में अपने सब जगह ये वातावरण बनाना पड़ेगा और मातृभाषाओं में ये काम शुरू होगा तो निश्चित रूप से ये बाधाएं हटेगी और रोजगार को जिस अर्थ में भी आप समझे उसी अर्थ में रोजगार बढ़ेगा। शिव प्रसाद जी क्या जोड़ना चाहेंगे इसमें? आपको लगता है भाषा का इस तरह से स्वरूप जब सामने आएगा, हमारा माहौल बदलेगा, तो मूल्यों का संवर्धन भी इसमें जुड़ा हुआ है? माननीय छिपा साहब ने जो बात कही मैं उसको 100% सही मानता हूँ, परंतु कुछ मैं उसमें निवेदन करना चाहूँगा जी। जैसा आपने मुझे निर्देश दिया है। मैंने नहीं कहना चाहिए, हमारे संगठन ने एक सर्वे करवाया जी। जो आज आईएएस है या आईपीएस है या आरएएस है, इनके सर्वे में हमें बहुत एक आश्चर्यजनक बात ध्यान में आई। केवल मात्र 20% प्रशासनिक अधिकारी आज भारत में ऐसे बैठे हुए हैं जिनकी प्रारंभिक शिक्षा इंग्लिश मीडियम में हुई जी। 80% से ज्यादा। मैंने जोधपुर महानगर का पूरा सर्वे करवाया। अच्छा। बड़ा आश्चर्यजनक विषय निकल के आया कि जिन्होंने बेसिक शिक्षा इंग्लिश में सेंट पैट्रिक में या सेंट पॉल्स में पढ़ाई की, ऐसे 2 आईएएस निकले, केवल 2। अच्छा। और हमने जब बाकी आईएएस से बातचीत करी तो ध्यान में आया कि प्रारंभिक शिक्षा सबकी मातृभाषा में हुई और उन्होंने जब एग्जाम दिया लास्ट का आईएएस का तो उन्होंने इंग्लिश मीडियम ले लिया, तो वहाँ इंग्लिश मीडियम छप गया उनका। जी। तो वस्तुतः प्रारंभिक शिक्षा की बात ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर विषय की आदमी पकड़ करता है। विषय को गहराई से पकड़ेगा तो प्रोजेक्ट भी करेगा, विषय को गहराई से पकड़ेगा नहीं तो प्रोजेक्शन क्या करेगा। इसलिए जीवन मूल्यों के साथ साथ रोजगार भी मातृभाषाओं से ही मिलता है, बशर्ते कि विषय की डेप्थ में जाए आदमी। और बहुत अच्छे से छिपा साहब ने समझाया कि चाहे आप इंग्लिश में पढ़ के आए हो, लेकिन जब आप अपने जैसे डॉक्टर की बात, मरीजों से बात करेंगे तो हिंदी में ही करेंगे, हिंदी में ही समझा पाएंगे। चलिए एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद श्रोताओं मिलते हैं आपसे। सहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा, कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो। हंसकर जिंदा रहना पड़ता है, अपना दुख खुद सहना पड़ता है।
रास्ता चाहे कितना लंबा हो, दरिया को तो बहना पड़ता है, दरिया को तो बहना पड़ता है। हो तुम हो एक अकेले तो रुक मत जाओ, चलो निकलो, रास्ते में कोई साथी तुम्हारा मिल जाएगा, तुम बेसहारा हो तो ये आज का विशेष कार्यक्रम चल रहा है जिसमें बात हो रही है शिक्षा किस तरह जीवन मूल्यों का विकास करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और हमारे साथ स्टूडियो में श्री शिव प्रसाद जी और प्रोफेसर ML छीपा जी। मूल्य की बात हो रही है। मूल्य आचार, सौंदर्य, कुशलता या महत्व के वे मानदंड हैं जिनका लोग समर्थन करते हैं और जिनके साथ वो जीते हैं और जिन्हें वे कायम रखते हैं। तो शिव प्रसाद जी, मूल्य निर्माण के स्रोत पर जब नज़र डालें तो क्या नज़र आते हैं आपको? एक तो मूल्य का सृजन अथवा संवर्धन परिवार में होता है, जिसकी बात हमने की, जिसकी बात हमने की। और दूसरा मूल्यों का संवर्धन और विकास वो विद्यालय में होता है। और तीसरा, पहले पूजा के केंद्र हुआ करते थे, मंदिर हुआ करते थे, वो भी मूल्यों को ही देने के लिए हुआ करते थे। आज वास्तव में तीनों ही केंद्र कमजोर हो गए। परिवार चूंकि एकल परिवार हो गया, सारे रोजगार की तरफ चले गए तो बच्चे पर ध्यान देने वाला नहीं है। और फिर जो हायर एजुकेशन है और उसके कारण से जो ईगो तैयार होता है वो परिवार को तोड़ने का एक बहुत बड़ा कारण बना है। छोटे छोटे शिशुओं के ऊपर गलत प्रकार का प्रभाव पड़ता है। घर का वातावरण ऐसा देखते हैं जो जी। विद्यालयों का जैसा दृश्य खड़ा हुआ है उसमें कर्तव्य बोध कम हुआ है, इसलिए विद्यालयों में भी संवर्धन कमजोर हो गया। नहीं तो पहले कर्तव्य बोध रहता था, आचार्य में भी रहता था, सब में रहता था। तो उस प्रकार का एक भाव रहता था कि मैं इसका सृजन कर रहा हूँ। बिल्कुल। अब छात्र गुरु को उस नजर से देखते ही नहीं, समझते तो हैं। शिक्षा एक व्यापार हो गया, शिक्षा एक उद्योग हो गया। तो बालक को भी लगता है मैं तो खरीद रहा हूँ, पेरेंट को लग रहा है हम खरीद रहे हैं, इसलिए उस आचार्य के प्रति श्रद्धा नहीं है। वो कहते हैं कि ये तो एक कमोडिटी है, हम लोग खरीद रहे हैं, तुम बेच रहे हो। इसलिए ग्राहक और व्यापारी का जो संबंध है वो शिक्षा में हो गया। कितना खतरनाक खेल हो गया। विद्या ददाति विनयम, ये विषय खत्म हो गया। और मंदिरों में भी जिस प्रकार का एक भाव रहता था वो कमजोर हो गया। तो ये बहुत बड़ा कारण है। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं विद्या भारती संगठन का एक कार्यकर्ता हूँ। तो विद्या भारती नाम का जो अखिल भारतीय संगठन है वो वास्तव में भारत में शिक्षा को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए ही प्रारंभ किया गया संगठन है जी। हम मातृभाषा माध्यम से शिक्षा देते हैं संपूर्ण देश में। हमारा कमिटमेंट है कि हम मातृभाषा माध्यम से शिक्षा देंगे, पर अंग्रेजी में हमारे विद्यालय का बालक किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं हो सकता। अच्छा। विश्व के सबसे बड़े गैर सरकारी संगठन के रूप में, किंतु श्रेष्ठ जीवन मूल्यों से युक्त, रोजगार युक्त, स्वाभिमान युक्त, देशभक्त ऐसी भारत के लिए जो पीढ़ी चाहिए उसका सृजन करने का काम हम लोग कर रहे हैं जी। हमारा मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्याप्त मात्रा में वो सारी बातें आई है जिनके लिए हमारी प्रतिबद्धता है। तो हम मिलजुल करके सही दिशा में शिक्षा को ले जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है जी। प्रोफेसर छीपा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा में भारतीयता पर काफ़ी जोर दिया है। और इसलिए हम विश्वविद्यालय में हमारे साथी कुलपतियों से आग्रह करते हैं कि आप हर विषय के पाठ्यक्रम में ये जरूर पढ़ाएं कि भारत का उस विषय से संबंधित योगदान क्या रहा है। क्योंकि भारत पहले विश्वगुरु रहा है जी। तो जितनी भी ज्ञान की शाखाएं हैं उन सब में भारत का अभूतपूर्व योगदान रहा है। यदि आज हम आधुनिक दृष्टि से फादर ऑफ सब्जेक्ट की बात करें, जैसे मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ जी, और मुझे पूछा जाए कि भाई अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो मैं एडम स्मिथ का नाम लेता हूँ। लेकिन एडम स्मिथ का जो पीरियड है वो 1723 से शुरू होता है। और जब विचार करें क्या उससे पहले अर्थशास्त्र नहीं था, तो कहते हैं कि लोग फिर बताया कि नहीं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र रहा है। लेकिन कौटिल्य को पढ़ो तो कौटिल्य पहले बृहस्पति को और शुक्र को नमस्ते लिखता है,
इसका मतलब कोटि से पहले बृहस्पति और शुक्र भी थे। तो इसलिए हमारे यहाँ जो हर विषय है, जैसे सांख्य दर्शन है, उसके जो प्रणेता है आचार्य कपिल है, अणुसिद्धांत के प्रणेता है आचार्य कणाद है, विश्वामित्र है, महर्षि दधीची है, ऋषि भारद्वाज वायुयान के, गर्ग मुनि है नक्षत्रों के जानकार, महर्षि अगस्त्य है विद्युत के, आरोग्य के आचार्य चरक है, सुश्रुत है सर्जरी के। तो इस प्रकार से गणित के आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, रसायन के नागार्जुन, उसी पर धातु विज्ञान कृष्ण यजुर्वेद में का। तो हमारा कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं जिसमें ज्ञान नहीं है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम उन विषयों में, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है उसकी जानकारी हम पहले विद्यार्थी को दें। और इसमें चाहे पाठ्यक्रम में वो जुड़ा है नहीं है, वो जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उसकी हिस्ट्री आप पहले भारत से शुरू करिए कि भारत में इतना। तो यदि हम अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे भारत को, तो बच्चा गौरवान्वित महसूस करे। अभी तो ये लग रहा है कि जो कुछ है वो पाश्चात्य ज्ञान है, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो यानी प्राचीन जो भी ये सब्जेक्ट्स हैं, इनको आज के वातावरण में, आज के समय में कनेक्ट करने की जरूरत है। वो कनेक्शन बहुत जरूरी है। कैसे आ सकता है वो कनेक्शन? क्योंकि आज बहुत कुछ बदल गया है। पुराना वक्त आज के वक्त से बहुत भिन्न था। किस तरह से वो कनेक्ट करेगा बच्चा? मेरा तो पूरा विश्वास है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्रियान्विति अगर ठीक प्रकार से हो गई, जी, प्रयत्न चल रहा है, परंतु हम जानते हैं कि ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि लंबे समय से लोगों के मन मस्तिष्क पर भारत के प्रति और गौरवबोध का भाव समाप्त हो गया जी। और इस गौरवबोध के समाप्त होने के कारण से ही ऐसा लगने लगा कि इस देश के अंदर तो केवल गुलामी, इस देश के अंदर तो केवल स्वाभिमान शून्य, इसका कोई गौरवपूर्ण प्रश्न रहा ही नहीं। ये जो एक बहुत बड़ा नैरेटिव सेट किया गया, ये शिक्षा के माध्यम से सही हो सकता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से अगर योग्य साहित्य का सृजन हुआ तो निश्चित रूप से, और जैसे हमारे सम्माननीय छिपा साहब ने अभी अभी बताया कि ऐसे जो श्रेष्ठ और इस देश के अंदर विभिन्न विद्वान एक जमाने में प्रतिष्ठित थे, जिन्होंने हर क्षेत्र के अंदर और अपना अद्वितीय योगदान दिया है, अगर हम उनको अगर हर विषय के साथ कोरिलेट करेंगे तो ये जो भारत के प्रति गौरवबोध है ये निश्चित रूप से प्रतिष्ठित होगा। छिपा साहब, चलते चलते क्या संदेश के रूप में कहना चाहेंगे कि समाज में एकता का भाव हो, सब एक दूसरे को मनुष्य की तरह ट्रीट तो करें एटलीस्ट। जो एक भाव है वो मन में आता ही नहीं है कई बार, क्योंकि हम सबको एक वर्ग में बांट देते हैं और उस चश्मे से देखते हैं जो नहीं होना चाहिए। शिक्षा इसमें बदलाव ला सकती है, और अगर अपनी मातृभाषा में हो तो क्या बात है। इन्हीं सब विषयों को आज हमने छुआ है इस चर्चा में। क्या एक संदेश के रूप में आप कहना चाहेंगे? देखिए, आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं इसमें मोदी जी की एक पहल जो गुजरात में की, उन्होंने वहाँ चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी की स्थापना की। आज अधिकांश लोग जानते नहीं चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी क्या है, लेकिन जब मैंने भी उसका अध्ययन किया तो वहाँ पर 0 वर्ष के बच्चों का प्रशिक्षण होता है। मतलब गर्भस्थ शिशु को किस प्रकार से संस्कार दिए जाते हैं उसका कार्यक्रम हो रहा है। तो यदि हम संस्कारों की दृष्टि से गर्भस्थ शिशु से लेकर और आगे के एज ग्रुप में शिक्षा को विभाजित करके और हर स्तर पर किस तरह से संस्कार दिए जा सकते हैं जी, तो ये बहुत अच्छी पहल होगी। और हमें अपनी कार्य संस्कृति, आज अधिकांश बीमारियों की जो जड़ है वो कार्य संस्कृति का अभाव है, इसलिए हर क्षेत्र में कार्य संस्कृति को सुधारना होगा। तो हम इस देश को मूल्य आधारित शिक्षा भी दे सकेंगे और इस देश को आगे बढ़ा सकेंगे। शिव प्रसाद जी, एक पंक्ति में क्या कहना चाहेंगे? भारत के प्रति गौरव का बोध, यह अगर शिक्षा में हमने स्थापित करने का प्रयत्न किया तो निश्चित रूप से, और
आज की शिक्षा सार्थक हो जाएगी। जी, तो शिव प्रसाद जी और प्रोफेसर एम.एल. छीपा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप चर्चा के लिए पधारे, आकाशवाणी के माध्यम से जन जन तक अपनी बात पहुंचाई। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू। धन्यवाद साहब। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे विद्या भारती संस्थान जयपुर के द्वारा संचालित रामगोपाल कारोदिया आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़।